तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकी और ह्यूगो को। अब यहाँ पर ह्यूगो विकी से कहता है कि मोर क्लैन की डोनर के साथ तुम्हारी फाइट कैसी थी, जिस पर विकी जवाब देता है कि वो एंजॉयबल थी, मुझे एक बार फिर से इवेंट का मतलब समझ में आ गया। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि एक स्वर्डमैन से फाइट के मुकाबले में एक मैजिशियन से फाइट करना बहुत ज्यादा अलग होता है और तुमने अपने प्रॉपर अटैक्स क्यों नहीं यूज किए। लेकिन तभी विकी कहता है कि इससे पहले मैंने कभी भी एक लड़की से फाइट नहीं की, शायद इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन ह्यूगो विकी से कहता है कि एक लड़ाई में हिचकिचाहट जख्म देती है और तुम्हें अपने जख्म से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन तभी ह्यूगो विकी से कहता है कि तुमने रूबी माइन के बारे में क्या सोचा है, जिस पर विकी जवाब देता है कि हमारे लिए बेहतर यही है कि हम ये रूबी माइन उन्हें दे दें। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि रूबी माइन से अपना हक छोड़ने के पीछे क्या वजह है, जिस पर विकी जवाब देता है कि हमारा मकसद है जंगलों को तैयार करना और बॉर्डर को बढ़ाना। लेकिन दी रेड फैंग माउंटेन जहाँ की रूबी माइन्स फ्लो करती हैं वो जगह बिल्कुल ही MTLE रफ ETLE नोयर के बिल्कुल ही नीचे है और वहाँ के डिमोनिक क्रिएचर्स और बारबेरियन क्लैन हमारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम मोर क्लैन को अच्छे से यूज करते हैं तो हम डेवलपमेंट के लिए पड़ने वाले डैमेज को घटा सकते हैं। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि बिल्कुल ही सही जवाब है और लगता है कि रूबी माइन अब मोर के खून से नई बुलंदियों तक जाएगी और जब ऐसा होगा तो खुद क्लैन हेड ऑफ मोर ये रिग्रेट करेगी कि उसने हमारी टेरिटरी में क्यों कदम रखा। और इसी के बाद ह्यूगो विकी से कहता है कि तुम्हारा प्लान मेरी स्ट्रेटजी से 90% मैच करता है। अब विकी और ह्यूगो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एडोल्फ और कैमस आते हैं और एडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि क्या आपके जाने से पहले हम कुछ बात कर सकते हैं। और अगले ही सेकंड सीन शिफ्ट होता है और हम इनको एक रूम में देखते हैं जहाँ पर ह्यूगो एडोल्फ से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है, जिस पर एडोल्फ जवाब देता है कि हम सिर्फ एक इम्पोर्टेंट मेथड ही डिस्कस करेंगे। इसी के बाद एडोल्फ कहता है कि सच्चाई में मोर्ग भी इस बात पर गौर कर रहा है कि कैसे हम जल्द से जल्द एक दोस्ताना तरीके से इस रूबी माइन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस टेरिटरी का रेंट भी एजेंडा के ऊपर पड़ी हुई बहुत सी चीजों में से एक है। अब इस बात पर ह्यूगो कहता है कि फिर मुझे अपनी टेरिटरी खोलने के बदले में क्या मिलेगा, जिस पर एडोल्फ जवाब देता है कि एक मंगनी के बारे में क्या ख्याल है। इसी के बाद एडोल्फ कहता है कि हम मोर क्लैन को बेस्करविल क्लैन से एक लड़का और लड़की के रिश्ते के साथ जोड़ना चाहते हैं और एल्डेस्ट सन ऑफ बेस्करविल और मेरी भतीजी यानी एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मोर के बारे में क्या ख्याल है। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा इस साल 25 का हो जाएगा और इन दोनों की एज में काफी ज्यादा फर्क है। लेकिन तभी एडोल्फ कहता है कि 8 साल और 25 साल में सिर्फ 17 साल का तो फर्क है, इतना तो मैनेजेबल है। लेकिन तभी कैमस कहती है कि मैं अपनी मदर से वीकर लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी और मुझे इस एज गैप से भी नफरत है, मैं अपने किसी हम उम्र लड़के या फिर उससे भी छोटे लड़के से शादी करूंगी। और अगले ही सेकंड कैमस विकर की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि मैं। लेकिन तभी एडोल्फ कैमस को रोकता है और उससे कहता है कि फुल ब्लड नहीं है, ये एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और आधी नस्ल हमेशा आधी ही रहती है। लेकिन तभी ह्यूगो विकर से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जिस पर विकर जवाब देता है कि अगर ये आपका ऑर्डर है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। लेकिन तब भी एडोल्फ विकर के पास आता है और उससे कहता है कि सुनो बच्चे, मैं तुमसे नहीं कह रहा लेकिन कैमस का हस्बैंड बनने के लिए सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं है। इसी के बाद एडोल्फ कहता है कि वैसे भी अरेंज मैरिज कोई मेरा आइडिया नहीं था बल्कि क्लैन की तरफ से एक प्रपोजल था और मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड कैमस से शादी करे। अब विकर इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और जब एडोल्फ उससे पूछता है कि तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो विकर उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, तो मैंने सुनना ही छोड़ दिया। अब विकी की ये बात सुनने के बाद एडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि क्या मैं इस बच्चे से अकेले में बात कर सकता हूँ, जिस पर ह्यूगो जवाब देता है कि क्या एक एम्पायर का ग्रेट मैजिशियन एक बच्चे को इंटेरोगेट करना चाहता है। लेकिन एडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि मैं ये बात मोर क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं बल्कि एक बच्ची का अंकल बन के कर रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद ह्यूगो भी एडोल्फ से कहता है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगले ही सेकंड सीन शिफ्ट होता है और हम एडोल्फ और विकी को एक रिंग में देखते हैं और एडोल्फ विकी से कहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करने वाला हूँ तो मुझे अपना सारा पोटेंशियल दिखाओ। अब विकी हाँ तो कर देता है लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि अगर मैंने अपना सारा पोटेंशियल दिखा दिया तो तुम होश खो बैठोगे। लेकिन तभी एडोल्फ अपने सर पर एक पानी से भरा हुआ जार समन करता है और कहता है कि मैं जार को अपने सर पर रख के फाइट करूंगा और अगर तुम पानी का एक ड्रॉप भी इससे नीचे गिराने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये विक्ट्री तुम्हारी होगी। अब विकी इस बात पर सोचता है कि मुझे अपना फुल पोटेंशियल दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उतना ही करना है जिससे मैं ह्यूगो को खुश कर सकूं। और इसी के बाद विकी एडोल्फ पर एक अटैक करता है लेकिन एडोल्फ तभी एक शील्ड समन कर लेता है और अगले ही सेकंड वो विकी पर एक पावरफुल अटैक करता है। अब विकी एडोल्फ के अटैक को डॉज करता है और उसकी शील्ड के एक स्पॉट पर बार बार अटैक करना शुरू हो जाता है और विकी इतनी बार अटैक करता है कि उसकी स्वॉर्ड भी टूटना शुरू हो गई थी। अब विकी के इन अटैक्स को देखकर एडोल्फ बोलता है कि ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम एक दीवार पर अंडे फेंक कर से तोड़ना चाह रहे हो, तुम्हें मेरी शील्ड और अपने स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि विकी की स्वॉर्ड का एक टुकड़ा टूट कर एडोल्फ के जार को लग जाता है और उसी वक्त उस जार में से पानी बहना
आना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी विकिर कहता है कि मुझे लगता है कि इतना पानी काफी है या मुझे अभी और पानी निकालना है। अब ये चीज देखकर ह्यूगो बहुत खुश हो जाता है और वो सोच रहा था कि मैंने जितना सोचा था मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा हंटिंग डॉग रेस करूंगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद और हम देखते हैं बास्करविल ट्रेनिंग फैसिलिटी को। अब यहाँ पर बहुत से हंटिंग डॉग एक जायंट बेयर के साथ फाइट करने वाले थे और तभी फाइट स्टार्ट होती है और सारे हाउंड्स एक ही बार में बेयर पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बास्करविल गाइड डॉग स्टैफर्डशायर बास्करविल को, जो कि हाउंड्स को एक टिप देता है कि उसके मेन पार्ट्स के भूखे मत बनो बल्कि उसकी पिछली लेग्स पर अटैक करके उसे स्लो करो, जो कि ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन हाउंड और उस बियर में एक लंबी फाइट होने के बाद हाउंड उसे मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसी के साथ वो सब एक क्लोर एंड स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुके थे और अपने फर्स्ट रैंक को रीच कर चुके थे। और तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये हाउंड अब यानी कि 7 साल बाद फर्स्ट रैंक को सीख पाए थे, लेकिन विकिर ने 7 साल पहले ही 5th रैंक को भी सीख लिया था। और तुम इसी बात से सोच सकते हो कि विकिर आगे जाकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने वाला है और आगे स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये सब देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अगर स्टोरी की तरफ वापस आए तो तभी हम देखते हैं विकिर वैन बास्करविल को, जो कि उसी जॉइंट बेयर को अकेले मारने के बाद उसके कोप्स के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि विकिर इन 7 सालों में लोअर रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट से सिर्फ मिड रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट तक ही पहुंच पाया था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपनी पिछली लाइफ के वर्जन से ज्यादा स्किल्ड तो हो चुका था, लेकिन उसकी ग्रोथ उसके प्लान के मुताबिक बहुत कम हुई थी। लेकिन तभी जॉन विकिर के पास आता है और उससे कहता है कि आपको क्लैन हेड बुला रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपकी पोस्ट भी डिसाइड हो चुकी है। और इसी के बाद हम विकिर को ह्यूगो के पास देखते हैं। तो विकिर यहाँ पर हमें बताता है कि बास्करविल के चाइल्ड्स 15 साल के होने के बाद 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, पहले एलाइट्स और दूसरे एक्सपेंडेबल्स। जहाँ पे एक तरफ एलाइट्स पॉलिटिक्स वगैरह सीखते हैं, वहीं पर एक्सपेंडेबल्स बैटल्स में मरते हैं और काउंटलेस बैटल्स को फेस करने के बाद एक्सपेंडेबल्स एलाइट्स की गुलामी करते हैं और एलाइट्स पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में ग्रो करते हैं। अब विकिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच रहा था कि ह्यूगो कभी भी उसे यानी कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को एक एलाइट नहीं बनने देगा। लेकिन तभी ह्यूगो विकिर से कहता है कि विकिर, मैं चाहता हूँ तुम एक कांग्रेसमैन बनो। अब ये बात सुन के विकिर को यकीन नहीं हो रहा था कि ह्यूगो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को एक एलाइट बना रहा है। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि तुमने जो काम किए हैं वो तुम्हें दूसरे जीनियस से एक डेकेड आगे ले जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इतना अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इसी के बाद ह्यूगो कहता है कि अभी काउंसिल और वाइस काउंसिल दोनों की पोजीशंस ओपन है, लेकिन तुम एक सिटी अंडरडॉग के वाइस काउंसिल बनोगे। और इसी के बाद ह्यूगो कहता है कि क्या तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, जिस पर विकिर जवाब देता है हाँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि 7 साल पहले जब विकिर ने एडोल्फ को एक ड्यूल में हराया था तो तभी ह्यूगो ने उसे एक रिवॉर्ड प्रॉमिस किया था और अभी विकिर वह रिवॉर्ड मांगता है जो कि ह्यूगो उसे दे भी देता है। अब इस सब के बाद हम विकिर को ह्यूगो के ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर मैं अपनी इस वाइस काउंसिल की अथॉरिटी को अच्छे से यूज करता हूँ तो मैं अपनी स्किल्स को और ज्यादा सेफली बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तभी विकिर सोचता है कि मुझे अपने काम की कोई परवाह नहीं है और ये मेरी मेमोरीज को भी नहीं मिटा सकता और मुझे अभी भी याद है कि आपकी बॉडी से सर कटने की फीलिंग क्या होती है और मैं ये सेम फीलिंग तुम्हें एक्सपीरियंस करवा के रहूंगा। ह्यूगो ले बास्करविल। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ मेरा वॉइस ओवर खराब था क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी और हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यूअसली अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।